Assalamu alaikum, dear students. How are you? Today we are going to discuss the topic the peculiarities of industrial growth. This is the topic taken from the chapter The Age of Industrialization. तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अर्ली फैक्ट्रीज which were established in India, especially in the three industrial cities, first being the Bombay, second being Calcutta, and third one Ahmedabad. Rest of the industrial cities which came up during the 20th century in India, so they also followed the same pattern and same industrial investments which were followed by the big industrialists of the time. So with the passage of time, the more and more industries began to come up, and the old ones, or we can say small scale industries, began to grow. So today we are going to discuss the topic the peculiarities of industrial growth. It means how much industrialization was progressive in different parts of India and in different times. तो आज जो हमारा ये टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि जो हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी लेट 19th सेंचुरी में या 20th सेंचुरी में, वो किस तरह से प्रोग्रेस करती थी और डिफरेंट फेजेस में उसकी क्या प्रोग्रेस रही. तो एज यू नो, मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स who invested their money in India and set up their industries for or we can say for export or for increasing the production. So these European managing agencies, or we can say British industrialists who had formed their agencies in India, they dominated the industrial production in India in the early years of 19th century. 1850s में उनकी जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी हिंदुस्तान में. और दूसरी तरफ से जो हिंदुस्तान के छोटे छोटे कारखाने हुआ करते थे उस टाइम पे, इंडस्ट्रीज़ होती थी, वो क्लोज़ हो रहे थे. वो वर्कशॉप्स जैसे आर्टिजनल वर्कशॉप्स थे या क्राफ्ट्समैन के जो फैमिली यूनिट्स होते थे वो डिक्लाइन होने लगे. तो इसके अलावा जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की, वो ज़्यादातर उन इंडस्ट्रीज़ में या फिर उन बिजनेस सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट करते थे जो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न होते थे. तो इनमें सबसे ज़्यादा आपको पता है टी है, कॉफ़ी प्लांटेशंस है, और जहाँ पे इंडिगो प्रोड्यूस किया जाता था, जूट प्रोड्यूस किया जाता था, या माइनिंग इंडस्ट्रीज़ थी, उन्होंने इनमें ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट किया. तो इस तरह से जो उनका बिज़नेस था 19th सेंचुरी में वो बहुत फास्ट होने लगा. जबकि दूसरी तरफ से अभी जो हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे वो उन्होंने अभी इंडस्ट्रीज़ पूरी तरह से सेटअप नहीं की थी हिंदुस्तान में. तो जब उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की तो उन्होंने इन ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ कोई कंपटीशन करने की कोशिश नहीं की. जैसा कि पहले भी मैंने बोला, बॉम्बे में जो इंडस्ट्री सेटअप हुई वो इन क्लोज रिलेशन विद द ब्रिटिशर्स हो गई, यानी जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे उनके साथ क्लोज कांटेक्ट में रहने की वजह से इस्टेब्लिश की गई. दूसरी ओर कलकत्ता के बारे में भी हमने पढ़ा कि वहाँ पे जो लोग थे, जो मरवारीज थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ काम किया, वहाँ से सीखा. तो जब इंडस्ट्री सेटअप की तो वो कंपटीशन में नहीं आए. तो फिर मकसद क्या था उनका, ये चीज़ें हम देखेंगे. सो यू कैन सी हियर European managing agencies who dominated industrial production in India were interested in certain kinds of products. They established tea and coffee plantations, acquiring land at cheap rates from the colonial government, and they invested in mining, indigo, and jute cultivation. Most of these were products required primarily for export trade and not for sale in India. तो पहले पहले जो इन्होंने इंडस्ट्रीज़ या पहले पहले जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने, उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करना, यानी हर वो चीज़ प्रोड्यूस करना जो यूरोपियन मार्केट में जिसकी डिमांड थी, जो यूरोप को चाहिए था.
तो इनमें आपको यहाँ क्लियर नज़र आता है जूट की डिमांड बहुत थी, इंडिगो की डिमांड थी जब तक सिंथेटिक डाई नहीं आया, या माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में जो मेटल्स निकलते थे या कोल निकलता था उन पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया। तो या कॉफ़ी टी की डिमांड थी, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया। तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट जो हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, ये चीज़ हम देखेंगे। So you will see here, when Indian businessmen began setting up industries in the late 19th century, they avoided competing with Manchester goods in the Indian market. तो जो भी यूरोप से आता था हिंदुस्तान के मार्केट में, यूरोपियंस जो यहाँ लाते थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रीज़ में तैयार होकर यहाँ आते थे, तो हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं किया। तो कंपटीशन क्या नहीं किया, मतलब ये उन्होंने वो चीज़ें प्रोड्यूस की, हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने वो चीज़ें प्रोड्यूस की जो बाहर से नहीं आती थी, यानी जिनकी ज़रूरत थी इंडियन मार्केट में। तो वो क्या था, जिसको हम यार्न कहते हैं, YARN यार्न कहते हैं, इसका मतलब होता है थ्रेड यानी धागा। तो पहले पहले ब्रिटिशर्स ने जो यूरोप की इंडस्ट्री से वहाँ से धागा नहीं लाया बल्कि कपड़े लाए। वो वहीं पे क्लॉथ्स बनाते थे और हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट करते थे, या हम कहेंगे हिंदुस्तान में बेचते थे। तो यार्न यानी जिसको हम धागा कहते हैं वो वहाँ से यूरोप से नहीं आता था। तो इस वजह से जो हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे उन्होंने यही धागा बनाने का काम किया। तो जो पहली पहली इंडस्ट्रीज़ हिंदुस्तान में बनी, चाहे वो कॉटन थी, कॉटन मिल्स थी, या फिर और कोई टेक्सटाइल मिल थी, वहाँ पे धागा बनाने लगे ये। तो धागा बनाने के बाद उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे यूरोप। यूरोप में वही धागा कन्वर्ट होता था इनटू क्लॉथ्स। तो यूँ समझ सकते हैं आप। देखिए, जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ थी, मैं 1850 से पहले की बात कर रहा हूँ, जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। तो रॉ मटेरियल वो डेफिनेटली, अगर कॉटन की ज़रूरत है तो वो डायरेक्टली कल्टीवेटर से कॉटन नहीं खरीदते थे। जैसे कि आप रॉ कॉटन देखते हैं जो मेडिकल सर्विसेज में भी काम आता है, या जिससे आप वो बिस्तर बनाते हैं, या कोई और चीज़ इस तरह की बनाते, वो ये चीज़ें नहीं खरीदते थे, बल्कि वो हिंदुस्तान से थ्रेड्स बना के खरीदते थे। यानी पहले वो हिंदुस्तान में कन्वर्ट होते थे इनटू यार्न और थ्रेड्स, फिर पहुंच जाते थे यूरोप में मिल्स में उनको कपड़ा बनाया जाता था, कपड़ा वापस आकर फिर हिंदुस्तान में बेचा जाता था। तो यू कैन अंडरस्टैंड, पहला जो मोटिव रहा हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट्स का अपनी कंट्री में, वो यही धागा बनाने का काम था। तो फिर इस धागे को एक्सपोर्ट करते और फिर वो यूरोप पहुंचता, यूरोप से कपड़ा बनकर आता और यहाँ पे फिर वही कपड़ा बेचा जाता था। दूसरी बात, जो ये धागा बनाया जाता था, नॉर्मली ये धागा बनाया जाता था जिसको हम कहते हैं लो क्वालिटी कॉटन, यानी जिसको आम लोग खरीद सकें। जैसे खादी आप समझ सकते हैं, खादी का जो क्लॉथ होता है वो काफ़ी सस्ता माना जाता है, तो उसके धागे भी ओबियसली सस्ते ही होंगे। तो पहले पहले यहाँ पे जो धागे बनाए जाते थे या पहले पहले कपड़े बनाए गए बाद में वक्त के साथ साथ, तो वो यही खादी क्लॉथ्स थे। सो यू कैन सी हियर, since yarn was not an important part of British imports to India, the early cotton mills in India produced coarse cotton yarn, yani thread, rather than fabric. When yarn was imported, it was only of the superior variety. तो ज़्यादातर जो धागे बनाए जाते थे वो हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट्स खुद अपनी इंडस्ट्रीज़ में बनाते थे, और जो धागा सुपीरियर क्वालिटी का होता था वो बाहर से मंगाना पड़ता था। तो इस तरह से दो टाइप्स के हमारे पास थ्रेड्स या यार्न देखने को मिले। एक वो जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे, दूसरे वो जो हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए जाते थे। तो जो हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए जाते थे वो आम और गरीब लोगों के लिए कपड़े बनाने के काम आते थे, लेकिन जो बाहर से मंगाया जाता था धागा, उससे बनते थे काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी के क्लॉथ्स। तो जो हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने
पुअर लोगों का मार्केट गेन करने की कोशिश की, यानी वो चीज़ें प्रोड्यूस करने की कोशिश की जो हिंदुस्तान के गरीब लोग भी खरीद सकें। सो द yarn produced in the Indian spinning mills was used by handloom weavers in India और exported to China। तो इसी को बाद में, इसी यान को बाद में क्या किया गया, हिंदुस्तान में ही मिल्स में जो हैंडलूम वीवर्स थे, इट मीन जो हाथों से काम करने वाले लोग थे, वो इसको यूज़ करने लगे और क्लॉथ बनाने लगे। तो ये सब कब हुआ, 1850s के बाद। और इसी तरह से फिर इसी को एक्सपोर्ट किया जाता था चाइना, यानी हिंदुस्तान के जो लोग प्रोड्यूस करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो प्रोड्यूस करते थे, वो एक तो अपने मार्केट के लिए, दूसरा चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए। यानी अभी ये यूरोप के मार्केट में अपना कपड़ा नहीं बेचते थे, बल्कि वहाँ पहले पहले सिर्फ कॉटन के या जो सॉफ्ट कॉटन होता था उसके थ्रेड्स बेचते थे, या हम यूँ कहेंगे पहले ये धागा बनाने लगे और जब वक्त गुजरता गया फिर ये क्लॉथ बनाने लगे। तो यहाँ क्लियर हमें पता चला इन्होंने compete करने की कोशिश नहीं की। तो कंपटीशन में ओबियसली जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स, वो तो इनके क्लोज एसोसिएट्स थे, तो उनके साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट होता तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नाराज़ होती और इनकी इंडस्ट्रीज़ जो है उनको बंद होने का ख़तरा था, इसलिए नहीं चाहते थे किसी तरह का कंपटीशन हो। बट 20th सेंचुरी में बहुत सी ऐसी चेंजेस आई जिसने इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को नई राह पर ले गया, या यूँ कहेंगे नई इन्वेंशंस, नई जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थी, उन्होंने इस इंडस्ट्रियल फेज़ को थोड़ा सा फास्ट कर दिया। ये क्या था, एक आपको पता है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, और फिर 1905 में जो जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट्स कहते हैं, वो किस तरह से मास मोबिलाइजेशन करने लगे, लोगों को पॉलिटिकली एक्टिव करने लगे, मूवमेंट बढ़ती गई, वाइब्रेंट होती गई, और इस तरह से 1905 में एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई, स्वदेशी एंड बायकॉट। तो स्वदेशी का मतलब होता है यूज़ ऑफ इंडिजीनियस गुड्स, एंड बायकॉट का मतलब होता है बायकॉट द यूज़ ऑफ फॉरेन, वी कैन से फॉरेन और यूरोपियन गुड्स। जो बाहर से आ रहा है उसको यूज़ मत कीजिए, जो अपना बन रहा है उसका इस्तेमाल कीजिए। तो लोग इस मूवमेंट की वजह से अपने हिंदुस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट्स के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे, और इस वजह से जो लोकल मार्केट था हिंदुस्तान का, वो लगभग हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट्स के कंट्रोल में आने लगा। लेकिन अभी भी इनके प्रोडक्ट्स ज़्यादातर जो है पुअर लोग खरीदते थे। रिच, रॉयल, ब्रिटिश ऑफिशल्स, नवाब्स या जो भी थे उस टाइम पे प्रिंसेस, वो अभी भी फॉरेन ही पसंद करते थे। तो यू कैन सी हेयर, as the Swadeshi movement gathered momentum, nationalists mobilized people to boycott foreign cloth. Industrial groups organized themselves to protect their collective interests, pressurizing the government to increase tariff protection and grant other concessions। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ जो मैंने पहले बोला था, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे या यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट फुल सपोर्ट देती थी। सपोर्ट कैसे, अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी, साथ ही में उनके लिए मार्केट क्रिएट करना है तो वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट करने के लिए तैयार थी। वो किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी। अगर उन्हें कभी लॉस हो जाता, जैसे कभी डिस्ट्रक्शन होता है फायर की वजह से, किसी और रीज़न की वजह से, तो इंश्योरेंस का पैसा उन्हें मिल जाता था। इसी तरह से अगर कभी इंपोर्ट्स को कम करना होता तो ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी इनके लिए। अगर कभी एक्सपोर्ट्स पे जो है टैरिफ्स बढ़ाने होते थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी इनके लिए, या यूँ कहेंगे हर तरह की प्रोटेक्शन मिलती थी यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स को इंडिया में। जबकि जो हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे अभी उनको किसी तरह की प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी। लॉस होता तो लॉस हो जाता, कोई प्रॉब्लम, कोई भी सपोर्ट के लिए तैयार नहीं था, न ही उनको लोन्स मिलते थे ब्रिटिश एजेंसीज़ में, ब्रिटिश बैंक्स में जो हिंदुस्तान में बनाए गए थे ब्रिटिश रूल के अंडर।
तो इस तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं। लेकिन जब नेशनल मूवमेंट इमर्ज होने लगी तो नेशनलिस्ट्स की वो डिमांड थी। आपको ये भी याद होगा जो अर्ली नेशनलिस्ट्स थे जिनको मॉडरेट्स कहा जाता है, मोस्ट ऑफ देम वर इंडस्ट्रियलिस्ट्स। अब जब भी वो डिमांड रखते थे वो अपनी इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से डिमांड रखते थे। तो इस तरह से वो चाहते थे बाहर का क्लॉथ हिंदुस्तान में कम आए और हिंदुस्तान का जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर ज़्यादा जाए। तो इसको हम कहते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो ये होती हैं, इस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है टैरिफ और कस्टम्स की वजह से। बाहर से जब कोई चीज़ आती है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है और वो कस्टम्स कहलाते हैं। लेकिन जब अपनी कंट्री से कोई चीज़ बाहर जाती है तो टैरिफ्स के थ्रू उसको बचाया जाता है। तो दोनों चीज़ें हेल्प करती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। तो जब एक्सपोर्ट की लेवल कम हो और इंपोर्ट की लेवल ज़्यादा हो तो कंट्री लॉस में होती है। लेकिन जब उल्टा हो जाए, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, तो कंट्री प्रोग्रेस की तरफ जाती है। तो इसलिए ये नेशनलिस्ट्स डिमांड करते थे बाहर से चीज़ें कम आए और हमारी चीज़ें मार्केट में ज़्यादा जाए। तो जैसे जैसे ये ट्रेंड होता गया वैसे वैसे जो हिंदुस्तान का अपना मार्केट था वो इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने कैप्चर करना शुरू किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रॉम 1906 से लेकर 6 onwards, the export of Indian yarn to China declined since produce from Chinese and Japanese mills flooded the Chinese market. तो 1906 तक हिंदुस्तान का यहाँ से यार्न या जिसको हम कहते हैं धागे वो बनकर जाते थे चाइना। लेकिन 1906 के बाद ये जो एक्सपोर्ट है हिंदुस्तान से ये कम होने लगा। क्यों? क्योंकि दो चाइना में अब दो कंट्रीज़ अपना प्रोडक्ट बेचने लगे। एक तो जापान था, जो जापान में मिल्स बनी वो सस्ते थे हिंदुस्तान के यान से, तो वो वहाँ बेचा गया। चाइना जो खुद अब इस इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की तरफ जा रहा था तो अपना मार्केट गेन किया। इस तरह से हिंदुस्तान का जो चाइना में मार्केट था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और जापान और चाइना की जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे या इंडस्ट्रीज़ थी वो प्रोग्रेस करने लगी चाइना में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। सो इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन इंडिया बिगेन शिफ्टिंग फ्रॉम yarn टू क्लॉथ प्रोडक्शन। तो पहले ये कहाँ क्या बेचते थे, वहाँ पे धागे बेचते थे। अब क्या बेचने लगे, अब ये क्लॉथ की तरफ आ गई। इसीलिए मैंने पहले कहा जो पहले पहले हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे उन्होंने क्लॉथ पे कम और जो धागा बनाया जाता था, यार्न बनाया जाता था, उस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया। लेकिन 20th सेंचुरी में अब ये क्लॉथ प्रोड्यूस करने लगे। ये देखेंगे ऐसा क्यों हुआ। So cotton piece goods production in India doubled between 1900 and 1912. तो यहाँ आपको क्लियर कट समझ आ रहा है। जब हम कॉटन पीस गुड्स कहते हैं इसका मतलब होता है बने हुए कपड़े। तो इनकी प्रोडक्शन हिंदुस्तान में डबल हो गई। तो प्रोडक्शन डबल होने का मतलब है अब यहाँ पे धागा बनाने से ज़्यादा अब ये स्ट्रेस कर रहे हैं किस पे, क्लॉथ पे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान देखते हैं क्या हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जहाँ पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस डिक्लाइन होने लगी वहीं पे इसका इम्पैक्ट कॉलोनीज़ पे भी पड़ा और इंडिया पे तो पड़ना ही था। तो देखते हैं इसमें कैसा हो गया। आपको पता है यूरोपियन इंडस्ट्रीज़, मिल्स, फैक्ट्रीज़ जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान प्रोड्यूस कर रही थी वो ज़्यादातर बंद हो गई और सिर्फ वही इंडस्ट्रीज़ काम कर रही थी वार के दौरान जो प्रोड्यूस कर रही थी वार टाइम गुड्स। वार टाइम गुड्स हम उनको बोलते हैं जो वार में काम आते हैं। तो जो भी यूरोप में मिल काम कर रही थी वार के दौरान वो सिर्फ आर्मी सप्लाई के लिए ज़्यादा यूज़ हो रही थी, या हम कहेंगे वो आर्मी सप्लाई के लिए प्रोड्यूस कर रही थी। तो देखेंगे कैसे। With British mills busy with war production to meet the needs of the war production, Manchester imports into India declined. तो जब वो मिल्स, वो फैक्ट्रीज़, वो इंडस्ट्रीज़ ब्रिटेन में बिज़ी थी वार के लिए प्रोड्यूस करने में, तो वहाँ से हिंदुस्तान
अब जो मैनचेस्टर गुड्स आया करते थे वो थोड़े कम होने लगे, क्योंकि वार की वजह से वो ज़्यादातर वार के लिए प्रोड्यूस करते थे। अब वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए, या हम यूँ कहेंगे कॉमन मार्केट के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से बाहर से वार के दौरान, यूँ कहेंगे हिंदुस्तान में वार के दौरान बाहर से चीज़ें आनी काफ़ी कम हो गई। तो अब ये कम अगर हो गई, इसका मतलब कुछ तो मार्केट खाली हो गया, यानी हिंदुस्तान में जो मार्केट उनका था वो तो कम हो गया। नतीजा क्या हुआ, जो हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मार्केट के लिए प्रोड्यूस करना शुरू किया। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं उस मार्केट को कंट्रोल करने में जो पहले ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स के हाथ में था, चाहे वो यूरोप की इंडस्ट्रीज़ थी, या फिर वो इंडस्ट्रीज़ जो हिंदुस्तान में ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स रन करते थे। अब ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो हिंदुस्तान में थे उनके साथ क्या हुआ, उस दौरान उनको किसी तरह की प्रोटेक्शन, किसी तरह की सिक्योरिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद बिजी थी वॉर में। और जो मैंने पहले भी कहा, जो हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स ने, या जो ब्रिटिश हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज़ बना रहे थे, उनकी अपनी इंडस्ट्रीज़, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ यूरोप में थी। वार के दौरान वो लॉस होने लगी, वो उन पे डैमेज होने लगा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ पे इम्पैक्ट पड़ा। इस वजह से वो उनको बचाने के लिए, यानी यूरोप में जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको बचाने के लिए हिंदुस्तान में अपनी इंडस्ट्रीज़ बेच रहे थे। तो यही वक्त था जब हिंदुस्तान के कुछ रिच जिनके पास पैसा था वो ये इंडस्ट्रीज़ ख़रीद लें। तो इसी वजह से इस पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हिंदुस्तानियों के हाथ में आ गई, कुछ खरीदी, कुछ नई बनाई। तो suddenly Indian mills had a vast home market to supply. As the war prolonged, Indian factories were called upon to supply war needs like jute bags, cloth for army uniforms, tents and leather boots, horse and mule saddles, and a host of other items. तो जैसे जैसे वॉर बढ़ता गया 4 साल के लिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वैसे वैसे हिंदुस्तान की चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। लेकिन सिर्फ उन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई जो आर्मी के लिए ज़रूरत थी। यहाँ आप खुद देख सकते हैं, जूट बैग्स जो आर्मी के काम आते हैं, क्लॉथ्स फॉर आर्मी यूनिफॉर्म्स, टेंट्स, लेदर बूट्स, ये सब बनाए जाते थे आर्मी के लिए। तो यहाँ हमें पता चला कि वॉर की वजह से यूरोप की इंडस्ट्रीज़ क्लोज़ होने लगी। सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज़ काम कर रही थी जो वार के लिए प्रोड्यूस कर रही थी, आर्मी के लिए प्रोड्यूस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोग्रेस होने लगी, क्योंकि ज़्यादातर ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज़ क्लोज़ हो गई। और जिन ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने हिंदुस्तान में इन्वेस्ट किया था, इंडस्ट्रीज़ बनाई थी, वो अपनी इंडस्ट्रीज़ बेचने लगे, क्योंकि अपनी होम कंट्री में उनकी इंडस्ट्रीज़ क्लोज़ होने लगी। उनको बचाने के लिए यहाँ बेचने लगे। तो नतीजा क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हिंदुस्तान में सेटअप हो गई। सो न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप एंड ओल्ड वंस रैन मल्टीपल शिफ्ट्स। जैसा मैंने पहले भी कहा, कुछ नई इंडस्ट्रीज़ बनाई गई, कुछ खरीदी गई, और इस तरह से जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ थी उनको ज़्यादा बूस्ट मिल गया, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे, वो ज़्यादा मार्केट को कवर करने लगे। तो वार के दौरान और नेशनल मूवमेंट्स के दौरान, जब कभी भी नेशनल मूवमेंट जैसे नॉन कोऑपरेशन या सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट्स थी, इस पीरियड में हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज़्यादा प्रोग्रेस करने लगी। ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रीज़ हिंदुस्तानियों के हाथ में थी, या हम कहेंगे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स के हाथ में थी। तो जैसे वॉर क्लोज़ हुआ, फिर से मैनचेस्टर, लैंकेशायर और लीड्स, जो 3 बड़ी इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी ब्रिटेन की, मैनचेस्टर, लैंकेशायर एंड लीड्स, ये यहाँ से या कहेंगे यूरोपियन मार्केट से ये कोशिश कर रहे थे वापस हिंदुस्तान के मार्केट को गेन करना। लेकिन अब तक ना तो इंटरनेशनल मार्केट में इनके लिए ज़्यादा जगह थी और ना ही हिंदुस्तान के मार्केट में।
हिंदुस्तान के मार्केट में हिंदुस्तानियों ने कंट्रोल करना शुरू किया था, और इंटरनेशनल मार्केट में यूएस, जर्मनी और जापान ने मार्केट बना लिया था। तो नतीजा क्या हुआ? वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन, ख़ासतौर पे ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, और जापान, जर्मनी, यूएस और इंडिया की इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ करने लगी। जहां जापान, जर्मनी और यूएस को इंटरनेशनल मार्केट मिला, वहीं पे हिंदुस्तान की अपनी इंडस्ट्रीज़ को अपना मार्केट पहले हाथ में आ गया। तो you can see within the colonies, local industrialists gradually consolidated their position, substituting foreign manufacturers and capturing the home market. तो यहाँ क्लियर हुआ ये टॉपिक कि वर्ल्ड वार के दौरान क्या हो गया। इस चीज़ को गौर से देखिए। द फर्स्ट ऑफिस ऑफ द मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जब हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं, इट मीन्स मैनेजिंग एजेंसीज, जो इंडस्ट्रीज़ के जो डिसीजंस है वो लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बाय द लेट 19th century, merchants in different regions began meeting and forming chambers of commerce to regulate business and decide on issues of collective concern. तो जब इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने अपने ये ग्रुप्स बनाने शुरू किए, तो आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने अब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स लगाए। कलेक्टिव एफर्ट्स मतलब होता है एक साथ अब ये डिमांड्स करने लगे, और इस तरह से नई नई चेंजेस देखने को मिली। अब हमारे पास है टॉपिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रिडोमिनेट। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां एक तरफ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ 20th सेंचुरी में, यानी 1900 से लेकर 1947 तक की मैं बात करूंगा, तो जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल सिटीज़ में, जैसे कलकत्ता है, बॉम्बे है, अहमदाबाद है, वहीं छोटे छोटे यूनिट्स भी काम करते थे। यानी तो हम ये भी कह सकते हैं रिवाइवल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। रिवाइवल समझते हैं, इसका मतलब फिर से ज़िंदा हो जाना। तो जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से छोटे मोटे वर्कशॉप्स, कारखाने, फैमिली यूनिट्स बंद हो गए थे, वो 20th सेंचुरी में फिर से प्रोग्रेस करने लगे। बताइए कैसे? वही एज यू नो फ्रॉम 1910 या 1906 ऑनवर्ड्स, नेशनल मूवमेंट जो हिंदुस्तान में इमर्ज हो गई, स्टार्ट हो गई, जिसको हम कहते हैं मास मोबिलाइजेशन। एक तो वो जब वर्ल्ड वार फर्स्ट या सेकंड हुआ, दूसरा वो भी एक रीज़न बना। इस बीच में बाहर की चीज़ें कम आने लगी और हिंदुस्तान की चीज़ें ज़्यादा बाहर जाने लगी। तो जब हिंदुस्तान की चीज़ें ज़्यादा बाहर जाने लगी, जैसे जूट बैग्स आपने देखे अभी आर्मी सप्लाई के लिए, तो ये सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में नहीं बनते थे, बल्कि कुछ जो बंद पड़े हुए कारखाने थे जहाँ पे लोग काम किया करते थे फैमिलीज़ के साथ, वो खुलने लगे फिर से। उनको अपना बिजनेस रिवाइव होता हुआ नज़र आने लगा। तो इस बार अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ काम करने लगी। यानी एक तरफ से इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से वो बंद पड़े हुए छोटे छोटे वर्कशॉप्स अब काम करने लगे, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन घर में काम करने लगे, हाथों से काम करने लगे, और कुछ नई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से इनका काम और ज़्यादा बढ़ गया। मार्केट में डिमांड थी, इस वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे। तो देखते हैं कैसे। वाइल फैक्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट्स ग्रू स्टेडली आफ्टर द वॉर, large industries formed only a small segment of the economy. Most of them, about 67% in India, in 1911 were located in Bengal and Bombay. Over the rest of the country, small-scale production continued to predominate. Only a small proportion of the total industrial labor force worked in registered factories, that is 5% in 1911 and 10% in 1931. तो जहाँ हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल सिटीज़ में थी, वहीं पे छोटे छोटे कारखाने भी खुलने लगे। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि 1911 या फिर मैं कहूँगा वर्ल्ड वार से पहले, वर्ल्ड वार स्टार्ट होने जब हुआ 1914 में, तो तब तक
अभी भी हिंदुस्तान में ज़्यादा नहीं थी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, अभी भी उनकी जो क्वांटिटी थी वो कम थी। अभी भी ज़्यादातर लोग वर्कशॉप्स में काम करते थे, वही वर्कशॉप्स जो रिवाइव हो गए 1900 के बाद। यानी हम कहेंगे 1900 से लेकर 1914 तक का जो पीरियड था, इसमें पुराने वर्कशॉप्स फिर से काम करने लगे, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी उनकी तादाद, उनकी क्वांटिटी अभी भी कम थी। तो इसीलिए यहाँ पे हमें एक जो कैलकुलेटेड डेटा बताता है वो है 5% 1911 में लोग थे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे। तो 10% ये हो गया 1931 में। इसका मतलब अभी भी हिंदुस्तान के लोग, ज़्यादातर लोग छोटे छोटे कारखानों में ही काम करते थे एज़ कम्पेयर टू द बिग और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। वो तो थी, लेकिन बड़ी बड़ी सिटीज़ में, छोटे छोटे शहरों में, टाउन्स में क्या होता था? The rest worked in small workshops and household units often located in alleys and bylanes invisible to the passerby. छोटे छोटे जो कारखाने होते हैं, जो रोड साइड पे होते हैं या स्ट्रीट्स के आसपास होते हैं, छोटे छोटे बाज़ारों में होते हैं, घर के आसपास होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग काम कर रहे थे अभी भी। तो सीधे से पता चलता है अभी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हिंदुस्तान में उतनी नहीं थी जितनी कि ब्रिटेन में इस टाइम पे थी। क्यों नहीं थी? बिकॉज इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन एंड इट्स इकोनॉमी वाज सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश इकोनॉमी। जो कुछ भी यहाँ पे चेंज आती थी वो ब्रिटिशर्स की वजह से आती थी, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो डियर किड्स, यहाँ पे फिर एक स्टेटमेंट देखते हैं। In fact, in some instances, handicraft production actually expanded in the 20th century. यही मैंने कहा, जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में डिमांड चीज़ों की आ गई, वो लोग जिन्होंने अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन खो बैठे थे वो फिर से उसको रिवाइव करने लगे, और वो छोटे छोटे फैमिली के कारखाने, स्ट्रीट्स के आसपास वाले कारखाने जहाँ पे 5-10 लोग मिलकर काम करते थे वो फिर से खुलने लगे, ख़ास तौर पे जो हाथों से काम होता था। तो इसके और भी कुछ रीज़न्स थे कि क्यों 20th सेंचुरी में ये छोटे मोटे कारखाने फिर से खुलने लगे, देखेंगे। While cheap machine-made thread wiped out the spinning industry in the 19th century, the weavers survived despite problems. In the 20th century, handloom cloth production expanded steadily, almost trebling between 1900 and 1940. तो जहाँ मशीन्स की आने की वजह से या मशीन मेड गुड्स की वजह से हिंदुस्तान का ज़्यादातर मार्केट बंद हुआ था 19th सेंचुरी में, वहीं छोटे छोटे कारखाने बंद हुए थे, लेकिन ये कारखाने फिर से खुलने लगे बिटवीन 1900 एंड 1947 की हम बात करेंगे या 40 की बात करेंगे, पीरियड तो सेम है। अब क्या था ये, क्यों था, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इस बीच में वॉर चल रहा था, नेशनल मूवमेंट पीक पर थी, मार्केट में हिंदुस्तान की चीज़ों की डिमांड थी, ख़ास तौर पे जो आर्मी के लिए चाहिए था इंटरनेशनल मार्केट में, लोकल मार्केट में जो लोगों को चाहिए था, इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट्स उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते थे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, इसलिए छोटे छोटे जो कारखाने बंद पड़े थे वो फिर से खुल गए। और भी कुछ रीज़न्स थे, वो भी देखेंगे। क्यों ये कारखाने खुल गए? दिस वॉज पार्शियली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो एक चेंज यहाँ पे मैं बोलूँगा टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में एक चेंज थी फ्लाई शटल। तो फ्लाई शटल लूम्स में लगाई जाती है, जहाँ पे जिसको हम कहते हैं थ्रेड बनाना, यान बनाना, उसमें यूज़ की जाती है। तो फ्लाई शटल की वजह से क्या हो गया? दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, स्पीड अप प्रोडक्शन एंड रिड्यूस्ड लेबर डिमांड। तो पहले अगर 5 लोग मिलकर काम करते थे एक कारखाने में, अब एक आदमी भी काम कर सकता है इस फ्लाई शटल के ज़रिए, क्योंकि ये 4-5 लोगों का काम एक साथ करते हैं। प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, मार्केट में ज़्यादा चीज़ें बिकने लगी, और इस तरह से वो जो छोटे छोटे कारखाने थे वो बढ़ने लगे। और फिर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो अभी भी ज़्यादा थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मशीन की आने की वजह से हमेशा
ह्यूमन लेबर रिप्लेस होता है। तो आप समझ सकते हैं ऐसे 10 लोग नाव चलाते हैं, उसमें कोई स्टीम इंजन नहीं, उसमें कोई मोटर नहीं, उसमें किसी तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, 10 लोग मिलकर चलाते हैं और वो 10 लोग उससे कमाते हैं। अब मान लीजिए उसमें स्टीम इंजन लग गया, अब इन 10 लोगों की ज़रूरत नहीं है, एक आदमी उसको ऑपरेट करेगा। तो जहाँ मशीन आती है वहाँ ह्यूमन लेबर रिप्लेस होता है। पूरी तरह से तो नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक होता है। सो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती गई, तो देख सकते हैं आप बाय 1941 or 35% of handlooms in India were fitted with fly shuttle. In regions like Travancore, Madras, Mysore, Cochin, Bengal, the proportion was 70 to 80%. तो बंगाल में अभी भी जो कारखाने थे, हालांकि कलकत्ता एक सिटी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं ऑल ओवर बंगाल की बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश है। बांग्लादेश की जो ढाका सिटी थी वो काफ़ी मशहूर थी इन चीज़ों के लिए, वहाँ पे फ्लाई शटल का यूज़ किया जाता था। तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे 70 to 80% बंगाल में ही, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जूट और कॉटन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, अब भी और तब भी होता था। इस वजह से वहाँ पे आर्टिजन क्राफ्ट्समैन ज़्यादा थे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। लेट मी शो यू ये फ्लाई शटल होती कैसी है और कैसे काम की जाती है। लुक एट दिस, इट इज़ फ्लाई शटल। यहाँ पे जो बैक पोर्शन आपको नज़र आएगा राइट कॉर्नर में, वहाँ पे एक बेंच बना हुआ है, उस पे आदमी बैठता था और जो ये धागा जैसा लटक रहा है इसको खींचता है और इसी तरह से ये काम करती है। तो फ्लाई शटल की कुछ और यहाँ पे जो टॉप आपको लेफ़्ट साइड में नज़र आता है एक आदमी बैठा हुआ, तो ये फ्लाई शटल बनाने वाला उसका नाम था जॉन कीज। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसकी वजह से काफ़ी प्रमोट हो गई और यही फ्लाई शटल्स की मैं बात कर रहा था, ये बंगाल में ज़्यादा लगाई जाती थी और करीबन करीबन 70 to 80% जो लोग थे वो या मिल्स थी या फैक्ट्रीज थी या कारखाने थे, ये वहाँ पे यूज़ की जाती थी। सो यहाँ तक हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉर के दौरान कैसी थी, नेशनल मूवमेंट्स के दौरान कैसी थी, स्पीड क्या थी नेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिंदुस्तान में ब्रिटिश रूल के अंडर, तो ये हमने डिस्कस किया। तो बहुत से ऐसे वीवर्स थे जिनकी अच्छी हालत थी, जो अच्छा खासा कमाते थे। बहुत से ऐसे वीवर्स थे जो अच्छी क्वालिटी का क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे। लेकिन ज़्यादातर जो ये वीवर्स थे, जो ये स्मॉल वर्कशॉप्स थे जहाँ पे आर्टिजन्स क्राफ्ट्समैन या वीवर्स काम करते थे, ये ज़्यादातर गरीब लोगों के लिए प्रोड्यूस करते थे। क्यों? क्योंकि अक्सर इन लोगों के लिए मार्केट में महंगी चीज़ें होती थी और ख़रीद नहीं पाते थे, तो इन्होंने इस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की। तो यूं भी कह सकते हैं गरीब भी कैसे, जब कभी उनका हार्वेस्ट ख़राब होता या कोई फैमिन आता, खाने के लिए नहीं होता था तो कपड़े कहाँ से खरीदते। तो कुछ ऐसा प्रोड्यूस किया गया इनके लिए जो ये ख़रीद सकते थे किसी भी टाइम। लेकिन जहाँ एक तरफ गरीब लोगों के लिए, पुअर लोगों के लिए, या हम कहेंगे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया एट दैट टाइम, दिस वर द पुअर living in rural areas, living in countryside, living in we can say villages. So for them the industrial production began to increase during the 20th century, especially when these we can say small workshops or karkhanas we say, when they revived during the wars, especially World War First and Second, and during the national movements, especially Swadeshi and boycott movement, non-cooperation movement, civil disobedience movement. All these movements promoted the small-scale industries in India. As you may remember about Gandhiji, who promoted the production of khadi, yeah, we can say spinning. As you know, he had a ashram called as Sabarmati Ashram, where satyagrahis or most trusted people of Gandhiji were given training to produce cotton cloth, and that cotton cloth was mostly produced for the common people.
So it helped to the poor in two ways. Firstly, they can purchase it from the market, and secondly, they produced it for the market. तो गरीब लोग खुद प्रोड्यूस करते थे और गरीबों के लिए प्रोड्यूस करते थे, दोनों तो फ़ायदा इनको मिलता था। एक तो कमाई होती थी, दूसरा जो गरीब लोग हैं वो कपड़ा भी पहन पाते थे। लेकिन फिर भी कुछ कंप्लेंट्स आती थी उस पीरियड में कि जो खादी का क्लॉथ है ये काफ़ी कॉस्टली है कुछ लोगों के लिए और वो ख़रीद नहीं पा रहे हैं। उन्होंने इंडस्ट्रियल या हम कहेंगे मैनचेस्टर की क्लॉथ्स ही प्रेफर किए। तो जहाँ एक तरफ गरीबों के लिए प्रोड्यूस किए जाते थे, वहीं दूसरी तरफ जो जिसको हम कहते हैं मॉडलिंग या जिसको हम कहते हैं फैशन, वो कंटिन्यू चलता रहा। जैसे बनारसी या बलूचारी साड़ीज़, बलूची या बलूचारी साड़ीज़ जो औरतें पहनती थी, इनकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं हुई। तो इसी तरह से जो साड़ीज़ बाकी या लुंगीज़ थी या जो हैंड करशेप्स थे मद्रास में, वो किसी तरह से उनकी प्रोडक्शन कम नहीं हुई बल्कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ती गई। तो जहाँ जहाँ गरीब लोग कपड़े खरीदते थे, वहीं पे अमीर लोग अपनी जो चीज़ें थी, अमीर लोग या मिडिल क्लास या नवाब्स या रॉयल पीपल, ये लोग अपनी डिमांड्स कंटिन्यू करते थे इन चीज़ों के लिए जो हाथों से बनती थी और जो काफ़ी कॉस्टली होती थी। तो दो तरह के क्लॉथ्स यहाँ बनते थे, वन फॉर द पुअर एंड अदर फॉर द रिच। सो दोनों इंडस्ट्रीज फ्लोरिश हो गई। So dear kids, weavers and other craftspeople who continue to expand production through the 20th century did not necessarily prosper. They lived hard lives and worked long hours. Very often, the entire household, including all the women and children, had to work at various stages of the production process. But they were not simply remnants of past times in the age of factories. Their life and labor was integral to the process of industrialization. तो जहाँ मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे, वहीं इनकी अपनी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल थी। जो फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ या मिल्स में काम करने वाले लोग थे, उनको ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था, वेजेस कम मिलते थे और इस तरह से उनकी लाइफ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता था इन चीज़ों का, हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता था। तो साथ ही में हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो उस टाइम की छोटे मोटे कारखाने थे बस वो ख़त्म हो गए, तो उनके साथ ही उनकी हिस्ट्री भी ख़त्म हो गई। दे आर स्टिल इम्पॉर्टेंट। आज भी दुनिया की जो जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, बैकवर्ड कंट्रीज़ कहते हैं, वहाँ पे अभी भी ऐसे कारखाने हैं जहाँ पे कुछ लोग मिलकर काम करते हैं हाथों से और अपना जो लाइवलीहुड है वो अर्न करते हैं। तो कश्मीर इज़ बेस्ट एग्जांपल फॉर इट। यू कैन सी हेयर शॉल वीविंग, carpet making, namda making, paper माशी एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये अभी भी है और इनकी इम्पोर्टेंस हमेशा रहती है क्योंकि ये लोअर क्लास पॉपुलेशन को हम कहते हैं सर्वाइवल का मौका देती है। विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक। वी विल डिस्कस इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक दैट वुड बी मार्केट फॉर गुड्स। तो उससे पहले आप ये मैप देख लीजिए, ये आपको बताएगा लोकेशन इंडस्ट्रीज़ की हिंदुस्तान में 1931 में। तो बंगाल और बॉम्बे ये बड़े सेंटर्स है, तो जितना बड़ा डॉट नज़र आए उतनी बड़ी इंडस्ट्री आपको नज़र आएगी। तो क्लियर नज़र आ रहा है यूनाइटेड प्रोविंसेस, मद्रास, बंगाल एंड बॉम्बे, और बाकी जो सेंटर्स है बिहार है, सेंट्रल प्रोविंसेस है, पंजाब है, ये वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, ज़्यादा कारखाने काम नहीं करते थे। तो बॉम्बे एंड बंगाल, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।